हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग चंगे होंगे और गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा 11th फिजिक्स और अभी आपने लेक्चर 4 पढ़ा था, ये लेक्चर 5 होगा। रोटेशनल मोशन, इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं चैप्टर, ठीक है ना फिजिक्स में। और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप लोग को सभी को पता होगा कि हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर की जगह पे क्या था, लीनियर मोमेंटम था। और आपने क्या पढ़ा था कि यदि किसी हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी वस्तु पर यदि हम क्या करें, फोर्स ना अप्लाइड करें तो उसका टोटल क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। यदि किसी पर वस्तु पर हम बाह्य बल ना लगाएं तो उसका कुल रेखीय संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। यह प्रकृति का एक मूलभूत नियम होता है। यह क्या होता है, नेचर का एक क्या होता है, नेचर का स्पेसिफिक रूल होता है, या नेचर का पार्टिकुलर एक रूल होता है जिसे हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, अमान्य नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इसको हम ना माने, मानो या ना मानो, ये घटना घटित होता था। क्या होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाए, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाए तो उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित होता है। मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, तो मैंने बताया था कि यदि F = 0 हो, मतलब किसी वस्तु पर बल लगाए ही ना, तो उसका कुल रेखीय संवेग क्या होता है, नियत आता है, कांस्टेंट होता है। मैंने प्रूफ किया था जब आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको देख सकते हो। वैसे ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम होता है। सिमिलर क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, यदि किसी, देखो, यदि घूर्णन गति कर रहे हैं किसी वस्तु पर, हम बाह्य बल आघूर्ण न लगाए, घूर्णन गति कर रहे हैं किसी वस्तु पर, बाह्य बल आघूर्ण न लगाए तो उसका कुल जो कोणीय संवेग होता है, कुल कोणीय संवेग नियत रहता है, संरक्षित रहता है। मैंने क्या बोला, यदि घूर्णन गति कर रहा है किसी वस्तु पर, बाह्य बल आघूर्ण न लगाए तो उसका कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। क्या बोलेंगे इसको, यदि बताओ रोटेशनल मोशन कर रहा है बॉडी पर, यदि हम क्या करें, टॉर्क अप्लाइड ना करें, टॉर्क अप्लाइड ना करें तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। आप लोग भी जानते हो, मैंने क्या बताया था, यदि रोटेशनल मोशन कर रहा है बॉडी पे, यदि हम टॉर्क अप्लाइड ना करें, ठीक है ना, तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे देखिएगा, और ये नेचर का क्या है, एक स्पेशल रूल होता है, नेचुरल फिनोमिनन होता है, एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है ना, जिसे हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अमान्य नहीं कर सकते। अब आइए बेटा, ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो, मान लो ये रूल क्या बोलता है, क्या बोलता है, इफ क्या हो जाए अपने पास, इफ टाउ = 0 देन क्या हो जाएगा बताओ, देन क्या हो जाएगा, L = क्या आएगा, A आएगा, या इससे क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट बोल सकते हो, नियतांक आएगा। ये क्या होगा, L भी क्या हो गया, कोणीय संवेग एक नियतांक आएगा, ठीक है ना। इसको आइए, ये रूल है, क्या बोल रहा है, रूल क्या बोल रहा है, यदि किसी बॉडी पे हम टॉर्क अप्लाइड ना करें, रोटेशनल मोशन कर रहे हैं किसी बॉडी पे, टॉर्क अप्लाई ना करें तो उसका टोटल क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। यदि बताओ घूर्णन, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाएंगे तो उसका कुल क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग नियत होता है। यदि क्या हो जाए, टाउ की वैल्यू 0 हो जाए, देन L = A या कांस्टेंट आएगा। आइए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ आप लोगों को मैंने बताया था, रिलेशन बिटवीन हम लोगों ने प्रूफ किया था, टाउ = याद है, वेक्टर टाउ = हम लोगों ने किया था वेक्टर dl अपॉन क्या किया था, dt। ये हम लोगों ने प्रूफ किया था, प्रूफ किया था कि नहीं किया था। अब एक बात बताइए, अब बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, यदि टाउ 0 हो जाए, यदि टाउ के जगह पे 0 लिख ले तो बताओ, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, dl अपॉन dt = टाउ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब एक बताओ, ये टाउ के जगह पे 0 लिख लो तो क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास dl अपॉन dt भी क्या आएगा, 0 आएगा, और ये अपॉन में इनटू में जाएगा, 0 हो जाएगा, अगेन dl भी 0 आ जाएगा, आएगा, और ये dl हट जाएगा तो वेक्टर l भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। और या आप वेक्टर l के जगह पे क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट लिख सकते हो, ठीक है ना। ये कांस्टेंट आएगा, l की वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब एक बात और समझते हैं, एक बात और समझ लेते हैं। अब यदि मान लो L बराबर क्या होता है, मैंने प्रूफ किया था अभी, आप लोग देखे होंगे 3rd लेक्चर में, L = I ओमेगा होता है। क्या होता है आप लोग जानते हो, तो L के जगह पे क्या लिख लोगे, I ओमेगा = क्या हो जाएगा, A आएगा। A क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक होता है, ठीक है ना,
कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, यही रूल होता है। ये कौन सा रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। L इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा या आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। ये कब आएगा, जब टाउ की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जब किसी बॉडी पे हम टॉर्क अप्लाइड ही नहीं करेंगे तो उसका टोटल क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आता है या आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट आता है। अब बेटा ये बताइए, यदि दो बॉडी हो जाए या दो अलग अलग पार्टिकल हो जाए और उनका जो वेलोसिटी हो जाए क्या होगा, I1 ओमेगा हो जाए, I1 ओमेगा 1 हो जाए, तो क्या लिखोगे, मतलब यदि दो अलग अलग बॉडी होंगे तो I1 ओमेगा जो होगा I2 ओमेगा 2 के क्या हो गया, इक्वल होगा, और ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट नियतांक होंगे। समझ रहे हो, मतलब दो अलग अलग बॉडी हो जाए और एक का ये मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2 हो गया, इसका जड़त्व आघूर्ण I1 और I2 हो जाए और कोणीय वेग ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो जाए तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 हो जाएगा। मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ये दो पिंडों के लिए है, ठीक है ना। तो आप बताओ यही क्या हो गया, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आते हैं इसका दैनिक जीवन में यूज समझते हैं बेटा। दैनिक जीवन में यूज क्या होता है इसको समझते हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखो आप लोग जानते होंगे कि जब क्या करती है कोई नर्तकी, आप लोग भी डांस करते हो ना, जाते हो पार्टी उटी में डांस करते हो, बने या न बने कूदते तो जरूर हो, ठीक है ना। तो मान लो जब आप डांस करते हो तो यहाँ पे इसी के बारे में, इसी से रिलेटेड कोणीय संवेग संरक्षण का दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का डेली लाइफ में क्या यूज होता है, ठीक है ना। उसके बारे में हम एक चीज आपको बताते हैं। जैसे कोई नर्तकी जब डांस करती है, ठीक है, मान लो डांस कर रही है, अपने हाथ को ऐसे फैलाई है, ठीक है ना, और जैसे ही अपने हाथ को नीचे करती है, हाथ को नीचे की मतलब आर की वैल्यू डिक्रीज हो गया, डिस्टेंस और परपेंडिकुलर एक्सिस से जो डिस्टेंस है कम हो गया, मतलब लंबवत दूरी का मान कम हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिक्रीज कर गया, लंबवत दूरी का मान कम हो गया। जब लंबवत दूरी का मान कम हो जाता है तो लंबवत दूरी का मान कम हो जाता है तो क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब उसका जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो जाता है। जब जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो जाता है तो कोणीय वेग का मान बढ़ जाता है। जैसे वो नर्तकी मतलब डांस करते हुए, नाचते हुए अपने हाथ को नीचे सिकोड़ लेती है या अपने हाथ को नीचे कर लेती है तो जानते हो क्या होता है, आई की वैल्यू कम हो जाता है, जिससे उसका कोणीय वेग ओमेगा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और वो जो नर्तकी होती है मतलब उसका वेग बढ़ जाता है, वो तेज तेज घूमने लगती है, ऐसे जब राउंड करती है ना, ऐसे घूमती है ऐसे करके और अपने हाथ को नीचे कर लेती है तो उसका घूमने का जो वेग होता है, क्या बोलोगे इसे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कोणीय वेग का मान बढ़ जाता है। ये चीज अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताओ जब वो हाथ पहले फैला के ऐसे घूमती है ना, हाथ फैला के आप देखोगे ऐसे घूमती है और जैसे नीचे करती है मतलब क्या हो गया, आई का मतलब कहने का मतलब लंबवत दूरी घट गया, लंबवत दूरी घट गया तो जड़त्व आघूर्ण का मान घट जाता है, फलस्वरूप कोणीय वेग का मान बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, उसका क्या होता है, उसका वेग भी बढ़ जाता है। मैंने क्या बताया बेटा कि जैसे कोई डांसर है जब ऐसे क्या करती है, रोटेट करके क्या डांस करती है और हाथ को स्प्रेड कर रही रहती है, फैलाई रहती है, लेकिन जैसे उसको नीचे करती है, जैसे इस हाथ मतलब ये अपने क्या करती है, हैंड को नीचे करती है, वैसे क्या होता है भाई, हैंड देखो ऐसे स्प्रेड है, फैला हुआ है, तो पर डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मैक्सिमम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जैसे यहाँ पे की तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो परपेंडिकुलर जब डिस्टेंस डिक्रीज होता है तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू mr स्क्वायर होता है। तो बताओ जब r डिक्रीज होगा तो i भी डिक्रीज हो गया, मतलब जब लंबवत दूरी कम होगा तो जड़त्व आघूर्ण का मान भी कम हो गया, और जब जड़त्व आघूर्ण का मान कम होता है तो उसका कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी का मान बढ़ जाता है, और जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या होती है, स्पीड के साथ रोटेट करने लगती है, मतलब अपने ही स्थान पे उसका वेग बढ़ जाता है और तेज तेज घूमने लगती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल भी आप जानते हो, मान लो एक टेबल है, गोल टेबल है, एक टेबल है, सर्कुलर टेबल है, वो क्या हो रही है, घूम रही है, उस पर हम क्या हो जाए, खड़े हो जाएं, खड़े होकर अपने दोनों हाथ में डंबल ले लें, डंबल जानते हो ना,
और डंबल ले लें और जब उस टेबल को घुमाते हैं तो टेबल क्या होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे हम डंबल को ऐसे फैला लेते हैं, उठा लेते हैं ऊपर, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो हम जैसे अभी हाथ को नीचे किए हुए हैं तो हमारा क्या हो गया, जड़त्व आघूर्ण का मान कम है ना, तो कोणीय वेग का मान अधिक है। लेकिन जैसे फैला लेते हैं तो जड़त्व देखो हमारे लंबवत दूरी का मान बढ़ जाता है। जब घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का मान बढ़ जाता है तो क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो जाता है। फलस्वरूप क्या, तो लंबवत दूरी बढ़ जाता है तो जड़त्व आघूर्ण का मान भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण कोणीय वेग का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ गए? जैसे हम लोग हाथ नीचे किए हैं तो इस समय आर की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, तो आर की वैल्यू मिनिमम है तो क्या हो गया, जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिनिमम है। लेकिन जैसे हाथ को फैलाते हैं तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, और आर इंक्रीज हो जाता है तो आई भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब आई बढ़ता है तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं जब कोई तैराक होता है, तैरने वाले कुछ लोग होते हैं, जब तैरते हुए टर्निंग करते हैं तो अपने पहले जब तैरते हैं तो अपने हाथ को ऐसे चलाते रहते हैं, देखते हो ना, लेकिन जब वो टर्न करते हैं, घूमते हैं पानी के अंदर, तो अपने हाथ को सिकोड़ लेते हैं, हाथ को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, हाथ को फैलाते नहीं है, सिकोड़ लेते हैं। इससे क्या होता है, उनका आर की वैल्यू डिक्रीज होती है। जब आर डिक्रीज होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिक्रीज होता है, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और वो तेजी से वहीं पे घूम जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा बेटा बेसिक अपना क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्या था, ये अपना एक छोटा सा क्या था, रूल था, जो आप लोग समझ गए होंगे। इसको एक बार देखेंगे तो आपको वैसे ही रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगेन एक बार रिपीट करते हैं। बताओ क्या होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट पे हम टॉर्क अप्लाइड ही नहीं करेंगे तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैंने क्या बोला, यदि किसी हम क्या करेंगे, यदि किसी ऑब्जेक्ट पे हम टॉर्क अप्लाइड ही नहीं करेंगे तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, ये याद रखना है, इफ टाउ इज इक्वल टू 0 देन एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे, बल आघूर्ण लगाएंगे नहीं तो उसका कुल कोणीय संवेग नियत होता है, याद रखना है। घूर्णन गति करते हुए किसी वस्तु पर यदि बल आघूर्ण आरोपित न किया जाए तो उसका कोणीय संवेग सदैव नियत होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम लोग जानते हैं ना, इसको हम लोगों ने सत्यापन किया, ये हम जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर एल अपॉन वेक्टर dt, याद है ना। किसी वस्तु पर जो बल आघूर्ण होता है कोणीय संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। किसी ऑब्जेक्ट पे जो अप्लाइड टॉर्क होता है क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, तो क्या होता है, टॉर्क। मैंने आपको प्रूव किया था ना, मैंने ये चीज प्रूव किया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, या ऐसे भी बोल सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क। ठीक है ना, तो ये चीजें हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं, और ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा बताओ, इसके बाद भी अपने को एक चीज और समझना है बेटा, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, 3 इक्वेशन पढ़े हैं, 3 समीकरण पढ़े हैं, गति के 3 समीकरण पढ़े हैं, वैसे ही 3 इक्वेशन किसके होते हैं, रोटेशनल मोशन के भी 3 इक्वेशन होते हैं। जैसे आइए इसको देखते हैं बेटा, थोड़ा सा कंसेप्ट करते हैं कि क्या है, कैसे होता है, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, घूर्णन गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, याद होगा आपने 3 समीकरण पढ़ा था, क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था, रेखीय गति में लीनियर मोशन में आपने 3 इक्वेशन पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था, s इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, जल्दी बताइए, यू टी प्लस क्या पढ़ा था, हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था। और तीसरा आपने जो इक्वेशन पढ़ा था क्या पढ़ा था, जल्दी बताइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2as आप लोगों ने पढ़ा था। ये 3 इक्वेशन आपने पढ़ा है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपने पढ़ा है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आपने पढ़ा है। ये किस में पढ़ा है? लीनियर मोशन में पढ़ा है, रेखी समीकरण में पढ़ा है। रेखी गति जब पढ़ा है ना, स्थानांतरित गति, रेखी गति याद होगा ना। लीनियर मोशन जब आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, तो उसमें आप लोगों ने तीनों इक्वेशन पढ़ा है। तो ये बताओ क्या है? ये वस्तु का अंतिम वेग है ना, ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी है। ये वस्तु का प्रारंभिक वेग है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है। ये ऑब्जेक्ट का क्या है? एक्सीलरेशन है, वस्तु का त्वरण है। ये टाइम है। और ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी या पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, ये वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है या विस्थापन है। समझ गए? वैसे ही बेटा सिमिलरली 3 इक्वेशन होते हैं किसके? किसके होते हैं? रोटेशनल मोशन के। क्या होता है बताओ? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा 0 प्लस क्या होता है? अल्फा टी होता है। दूसरा क्या होता है? एस की जगह पे क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस क्या होता है? हाफ ए टी स्क्वायर, ए के जगह पे सॉरी अल्फा टी स्क्वायर हो जाता है। फिर क्या हो जाता है बेटा? v के जगह पे क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा होता है। ये 3 इक्वेशंस होते हैं किसके? एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोशन में, ठीक है ना। कोणीय वेग जब हम लोग पढ़ते हैं इसमें भी 3 इक्वेशंस होते हैं। अब ये 3 इक्वेशंस को हम लोग प्रूव करेंगे बेटा सिमिलरली ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग इसमें जानते हो ये बात? कितने लोग आप लोग ये बात जानते हो? ओमेगा क्या हो गया? ओमेगा बताओ क्या हो जाएगा? आपसे कोई ओमेगा पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? फाइनल वेलोसिटी ऑफ या फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वस्तु का अंतिम कोणीय वेग है। ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये वस्तु का क्या है? प्रारंभिक कोणीय वेग है। ये क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन है, मतलब कोणीय त्वरण है। ये टाइम है। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई बॉडी, वस्तु द्वारा तय की गई कोणीय विस्थापन है। कौन है? कोणीय विस्थापन है। अल्फा तो समझ ही रहो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। तो सेम टू सेम बेटा हमको प्रूफ करना है जैसे हमने वहां पे किया था। पहला प्रूफ हम लोग करने वाले हैं। देखिए पहला प्रूफ हम कैसे करते हैं इसको समझिएगा। पहला इक्वेशन क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा? अल्फा थीटा हो जाएगा। अब इस बात को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से कंसेप्ट करते हैं और आपको समझाते हैं। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करने जा रहे हैं। कौन से इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं। मैंने मान लिया बेटा, मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव कर रहे हैं कि कोई एक वस्तु है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो क्या कर रही है? एंगुलर वेलोसिटी, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रही है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रही है। माना कोई वस्तु है जो कोणीय त्वरण अल्फा, एक समान कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन गति कर रहा है। माना कोई एक वस्तु है जो एक समान कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन गति कर रहा है। उसका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 है। t समय बाद उसका कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। मैंने क्या बोला कि कोई एक बॉडी है जो क्या कर रही है? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है। उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 है। आफ्टर टी टाइम चेंज इट्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मतलब कोई एक वस्तु है जो क्या कर रही है? घूम रही है। यूनिफॉर्म क्या कर रही है? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रही है। उसका इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 है। आफ्टर टी टाइम चेंज इट्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मतलब टी समय बाद उसका जो क्या होता है? अंतिम कोणीय वेग हो जाता है ओमेगा हो जाता है। ठीक है ना। अब एक बात को समझिए, आप लोग जानते हो ना, आप सभी लोग जानते हो, क्या जानते हो बताओ? अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। बताओ कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। अच्छा बताओ कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग के परिवर्तन को क्या बोलते हो?
अंतिम कोणीय वेग माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग क्या होता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा जीरो। और कितना टाइम लग रहा है वेलोसिटी चेंज होने में, ओमेगा जीरो से ओमेगा कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। कोई वस्तु थी जिसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जीरो था, आफ्टर टी टाइम चेंज इट्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, अल्फा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस क्या होगा, ओमेगा जीरो हो जाएगा। अच्छा एक बात तो इसको पहले ला दो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस ओमेगा जीरो, और क्या हो जाएगा अल्फा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। या ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, ओमेगा जीरो प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा टी हो जाएगा। ये जो हो गया बेटा यही क्या है, ये बताओ क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन अब क्या हो गया, क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब क्या हो जाएगा, एंगुलर मोशन रोटेशनल मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया, घूर्णन गति के लिए प्रथम समीकरण हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। अब देखो हम लोग चल रहे हैं बेटा सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। और कैसे करेंगे देखिएगा, मैंने क्या मान लिया, ज्यूम कर लिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है। देखो ध्यान से यहाँ पे समझोगे, यहाँ पे ये घूम रही है, ठीक है ना, मान लो इस पे रोटेशनल मोशन कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इनिशियल में जब यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा जीरो है, इसकी वेलोसिटी क्या है, ओमेगा जीरो है। और जब यहाँ पे पहुँच जाती है तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा होती है, और टाइम कितना लगता है, टी, और कितना डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, थीटा हो जाता है। यहाँ से यहाँ देखो इनिशियल में इस बॉडी जो ये क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। तो बताओ ये जब रोटेशनल मोशन मतलब घूर्णन गति कर रही है तो इनिशियल इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा जीरो, आफ्टर टी टाइम चेंज इट्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, कोणीय विस्थापन थीटा है। माना कोई वस्तु है जो एक समान क्या हो रही है, एक समान कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन गति कर रही है, प्रारंभ में उसका कोणीय वेग ओमेगा जीरो है, टी समय बाद उसका अंतिम कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है, और उसका कोणीय विस्थापन थीटा है, ये आपने मान लिया। अच्छा बताओ तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मतलब WAV, किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, u प्लस वी बाई टू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, u प्लस वी बाई टू कर देते हैं। औसत कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई टू हो जाएगा। अब एक बात बताओ बेटा, यदि हमसे कोई पूछेगा, इसको यदि पूछेगा सॉल्व करो, तो बताओ ओमेगा ए भी बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, u हो जाएगा। और v के जगह पे चाहो तो यहाँ पे, सॉरी यार थोड़ा सा हम लोग कहाँ चले गए थे, हम लोग प्रीवियस में चले गए थे, और इसको थोड़ा सा हम अच्छे से कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा जीरो प्लस ओमेगा अपॉन क्या आएगा, टू आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ओमेगा जीरो प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा जीरो प्लस क्या होगा, अल्फा टी हो जाएगा कि नहीं, अपॉन टू हो जाएगा। ओमेगा ओमेगा आप कर दोगे तो ओमेगा ए भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ओमेगा जीरो प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा टी अपॉन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अच्छा ये बेटा सबको अलग अलग लिख लो, ओमेगा ए भी बराबर क्या हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा तो ओमेगा जीरो आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, अल्फा टी आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है, सभी लोग यहाँ तक तो कर ही सकते हो। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब बताओ यहाँ पे एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। भाई आप लोग जानते हो ना, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा अपॉन टी होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा ए भी और क्या हो जाएगा, टाइम टी हो जाएगा। तो अब बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा ए भी की वैल्यू क्या है, ओमेगा जीरो प्लस हाफ अल्फा टी और इंटू में टी हो जाएगा। टी का इंटू करवा दो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा जीरो टी प्लस क्या हो जाएगा, हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा आप जानते हो यही जो है सेकेंड इक्वेशन अब क्या है,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ क्या है बताओ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन के लिए सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है ना, हो गया। रोटेशनल मोशन के लिए क्या है, सेकेंड इक्वेशन है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम लोग जस्ट चलने वाले हैं थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने वाले हैं। कौन से इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए बहुत ईजी है बेटा। या तो आप क्या करो, ये इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू निकालो और ये t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। दूसरा ऑप्शन है कि ये जो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसी को क्या करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है ना, तब भी प्रूफ हो जाएगा। तो बताओ वी नो दैट, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बताओ, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ वर्ग कर दो, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा टी का होल स्क्वायर। अब बताओ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा ओमेगा टी, हो गया। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे, तो हम लोग क्या कॉमन कर लें बताओ, हम लोग यहाँ से क्या कॉमन कर लें, देखो इसमें भी अल्फा है, टी है, अल्फा भी टी है, ठीक है ना। तो हम एक काम कर रहे हैं, हमारे पास क्या है भी 2s, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं हम यहाँ से कॉमन करने वाले हैं, क्या कॉमन करने वाले हैं हम लोग यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ पे 2 भी है, ठीक है ना, और हम लोग कॉमन कर लेंगे, देखो बेटा ये ओमेगा 0 है, थोड़ा सा देखना है, हम यदि यहाँ से 2 अल्फा कॉमन कर लें, देखो 2 अल्फा निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, ओमेगा 0 टी बचा, और देखो यहाँ 2 तो है नहीं, तो 2 निकला है तो यहाँ पे 2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, और एक अल्फा निकल गया तो एक अल्फा बचा ना, तो अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ओमेगा 0 हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो गया। अब एक बात बताओ, ये क्या हो गया बेटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में ओमेगा 0 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिखोगे, थीटा, और यही क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ क्या है, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति के लिए क्या हो गया, ये तीसरा समीकरण हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल के बारे में चर्चा करेंगे, ग्रेविटेशन क्या होता है। थैंक यू, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।